Hello everyone. So here we are starting with the numerical part of gravitation, which is from your science 1 chapter number 1 class 10. So in this lecture what I'll be doing is I'll just give you the formula list so that कि आपको जब भी कभी एग्जाम के लिए टेस्ट के लिए कभी भी जाओ तो एक बार एक रिवाइज कर लो एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. सो ये रिविजन रहेगा पूरे चैप्टर का. आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट सो दैट कि आप कभी भी एग्जाम के लिए आप कभी भी जाओ तो आप वो फॉर्मूला लिस्ट गो थ्रू करो. अगर कुछ समझ में ना आए तो ये वीडियो आपको हेल्प कर दे. ओके, ये लेक्चर आपको हेल्प कर दे. सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आई कैन से हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन देम. यही देखा है, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग वे में लिखा हुआ है, चल जाएगा. आप टेक्स्ट बुक याद रखो, टेक्स्ट बुक का बेस्ट है. नेक्स्ट इज हमने लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स को मैंने एफ को मैंने बोल्ड किया है क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब में जी एफ एफ जी 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 बहुत आता है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स का एफ बड़ा है, इसका मतलब फोर्स आएगा. फोर्स आया तो हमें लिखना है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर या फिर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. वेर व्हाट इज वेर इसको थोड़ा देखो, नीचे नीचे वाला पॉइंट में मैं थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ वन इनटू मास ऑफ टू अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मासेस का स्क्वायर. अब सेंटर ऑफ मासेस का स्क्वायर मतलब हमने देखा था ना, उस पॉइंट, ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का हम नहीं देखेंगे, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद लिखा था हमने एफ इज इक्वल टू, फिर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हमने जी बोला है. जी का वैल्यू हमने लिखा है दैट इज 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये फिक्स है, हमें याद रखना है. तो मैं बोलूँ अगर हम न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्टली उसको अप्लाई करके रखते हैं. हम याद कैसे रखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल टू 6.67, या फिर हमें न्यूमेरिकल्स के लिए वो लोग ने बोल के रखा है. आई विल गिव यू कि वो लोग ने एग्जाम उन्होंने दिया हुआ कैसे है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. दैट इज 6.7 into 10⁻11 ब्रैकेट में इंटू मास 1 इंटू मास 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, सो ये अपन डायरेक्टली भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें पता है कि जी का वैल्यू आने वाला है ना, सो आप ऐसे भी याद रख सकते हो. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज माई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी results in its acceleration. The force applied on a body, the force applied on a body due to the earth hence results in its acceleration. ये हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा था, that is gravity. Hence that gravity is formula हमने देखा था, that is gm upon r square. अब हमने ग्रेविटी को अलग अलग कंडीशन में देखा था. ग्रेविटी का हमें वैल्यू पता, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. बट अगर मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर भैया नीचे आया तो उसका एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ते जाएगा ना. अगर स्पीड बढ़ता है तो हम बोलते हैं गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर ऊपर जाएगा तो, अगर इन अपवर्ड डायरेक्शन अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा. हैंस एट मैक्सिमम पॉइंट द वेलोसिटी विल बी जीरो. है ना, हमें बहुत लगने वाला है आज इस लेक्चर में तो नहीं, बट नेक्स्ट लेक्चर में हमें लगेगा. सो ऊपर जाते 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 उसका वेलोसिटी जीरो. हैंस मैं बोलूँ वहाँ पे एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं. ओके, सो यही है मेरे पास. मैंने यहाँ पे अर्थ बनाया हुआ है. अर्थ को देखो, ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव, और नीचे आ रहा है मतलब पॉजिटिव. क्या? ग्रेविटी. ओके, सो द नेक्स्ट इज माई ग्रेविटी ऑन मून. ग्रेविटी ऑन मून कितना है? 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मुझे याद है. और हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी देखेंगे तो इट विल बी 1.633 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलेगा. फिर उसके बाद था न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. अब न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें दो कंडीशन याद रखनी है. ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है. यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ 9th स्टैंडर्ड की डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आपको पता चले कि 9th स्टैंडर्ड में था क्या. आपको ऐसा लगेगा कि सर 9th स्टैंडर्ड का तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है. ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन. अब इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर मुझे न्यूटन के इक्वेशन लगाने हैं तो न्यूटन ने हमें बोला था कि दो कंडीशन है. दो कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन में बोलता है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तभी ही हम ये मोशन वाले इक्वेशन लगा सकते हैं. ओके, सो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यहाँ पे क्या कर रहा है?
बॉडी अगर मैं बोलूँ अर्थ सरफेस के साथ नीचे आ रहा है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, अगर मैंने एप्पल को भी छोड़ा तो वो नीचे जाएगा, हैंस विद इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। हैंस अगर ऐसे भी छोड़ा तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, दो ऑब्जेक्ट को ऐसे लीव किया तो भी ये दोनों स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, हैंस आई कैन से इट इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यार फर्स्ट कंडीशन तो प्रूव्ड है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर एक बॉडी इधर रखा हुआ है तो इस पर एक्सेलरेशन कितना, 9.8। अगर मैंने पिन लिया, मैंने एलिफेंट लिया, दोनों का एक्सेलरेशन कितना, 9.8। वैक्यूम मिला तो दोनों एक टाइम पे नीचे आएंगे, हाँ, बॉल एंड फेदर वाला एक्सपेरिमेंट। हेंस ये भी कंडीशन प्रूव्ड है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, कितना है, जी है, कितना है, 9.8। चलेगा, बहुत थोड़ा स्पीड हो रहा है, सो आप थोड़ा स्पीड रिड्यूस कर देना, उसमें क्या है। फिर उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा था, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब उसमें तो a तो कांस्टेंट है, तो रिलेशन किसका हो गया, आई कैन से इसमें वेलोसिटी और टाइम है, हेंस इट इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिख रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, क्या सुन रहे हो सिर्फ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें बोलो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी एक ही है वो भी इनिशियल, और टाइम का दो बार दिया हुआ है, हेंस इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वेयर एक्सेलरेशन इज तो कांस्टेंट। ओके, लास्ट वाला इक्वेशन है v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दिस आई कैन से a कांस्टेंट, क्या क्या बच गया, आई कैन से इसमें टाइम का फैक्टर ही नहीं है, इसमें कौन सा फैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, हेंस इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब ये रिलेशन आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, आपको इक्वेशन याद रहने चाहिए। ओके, अब इसी के साथ साथ हमने इसको ही अगर बोला था इन अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल द न्यूटन्स इक्वेशन बिकम्स, तो अगर मैं पहले का बोलूँ तो पहला क्या हो जाएगा, आई कैन से v इज इक्वल टू जी टी। अरे याद आ रहा है आपको, थोड़ा इधर हो जाओ, v इज इक्वल टू जी टी। सेकेंड था s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला था v स्क्वायर इक्वल टू 2g's, है ना, 2g's या 2gh भी ले लो, हाइट आ रहा तो हाइट। ओके, सो ये वाले हमारे तीन इक्वेशन थे, न्यूटन्स इक्वेशन अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का कंडीशन हमको याद है, क्या होता है फ्री फॉल का कंडीशन, हमें याद रखना है कि बॉडी ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, एंड नीचे आने का एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे आ रहा है मतलब पॉजिटिव, हेंस प्लस 9.8। ओके, ये थोड़ा सा आइडिया है, मैंने आपको दे दिया, शायद वो आपको एमसीक्यू इसमें कुछ दे दे या न्यूमेरिकल तो देंगे नहीं ऐसा, बट फिर दे दे, क्या पता, भरोसा नहीं है कुछ महाराष्ट्र बोर्ड का। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज माई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो इसमें मुझे न्यूटन्स लॉ को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते क्या था। आप इतना याद रखो, इसमें बहुत बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, ये सब बहुत कुछ है, बट आप इतना याद रखो कि यार एक जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया, है ना, हमने एक एमसीक्यू में दिया था, जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया। मतलब अगर मुझे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मूव करना डिफिकल्ट है कि बड़े ऑब्जेक्ट को, हम बोलेंगे सर स्मॉल ऑब्जेक्ट को, क्यों, क्योंकि वो ऑपोज कम करेगा, क्योंकि वो जिस स्टेट में वो स्टेट में जल्दी से मूव कर सकता है, ये अपने स्टेट में रहेगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, हैंस जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, है ना, वही हमें फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन करता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, दैट द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम अगर डिफाइन करें अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ने जाएंगे, जो हम करीबन 11th या 12th में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये F इजिकल टू एम नहीं है, और ये कुछ अलग फॉर्मेट में होता है, बट उसका हमें सेंटेंस दिया हुआ है। क्या सेंटेंस दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा कुछ तो है, आप इसको ऐसे याद रखो। आप सिर्फ F इजिकल टू एम याद रखोगे तो भी चल जाएगा। अगर मैंने बोला फोर्स अगर अर्थ अप्लाई कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन जी से कन्वर्ट हो जाएगा, हेंस फोर्स इक्वल टू mg, और उसी फोर्स को हम वेट फोर्स बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, दैट इज माई वेट। ओके, ये भी हो गया। नाउ द थर्ड लॉ क्या बोला, अगर एक एक्शन किया तो रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा, हेंस एवरी एक्शन फोर्स विल हैव सम रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, है ना। अगर मैं लिफ्ट में खड़ा हूँ, मैं फोर्स नीचे दे रहा हूँ, तो लिफ्ट भी मुझे एक अपर फोर्स देगा, हेंस एवरी एक्शन फोर्स विल हैव सम रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। आप ऐसे थोड़ा सा याद रख लो। सो उसके बाद हमारा फिफ्थ वन आता है, दैट इज यूनिवर्सल, आई कैन से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें हमने दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब वही पुरानी चीज़ है, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन डी स्क्वायर, है ना, हम डी स्क्वायर बोलते हैं, बट ये डी पे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स का मतलब क्या है कि वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि यार तुम डी कब अप्लाई करोगे। देखो इसमें कैसा है
क्या ना बहुत जगह पे हमें आर भी देते हैं, बहुत जगह में हमें डी लेना है, सर हम कौन सा कब लगाए, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, टेक सेंटर ऑफ अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मैंने लिखा है अर्थ लिया है और एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, सो आई विल कंसिडर दिस एज आर, अदरवाइज आई विल कंसिडर एज डी। डी मतलब दो ऑब्जेक्ट लिए है, दो ऑब्जेक्ट पे बीच में मैंने फोर्स देखा, सो इट विल बी डी। बड़े प्लैनेट की बात है तो रेडियस, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रहेगा और एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहेगा, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे आर है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम साइज के, अप्रोक्सीमेशन साइज के है, सो देयर विल बी डिस्टेंस, तो आ जाएगा डी। नेक्स्ट पार्ट वाज एनर्जी। एनर्जी में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा था, काइनेटिक एनर्जी देखा था, और उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट का एक कॉन्सेप्ट देखा था। मैक्सिमम हाइट मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका तो वो कितना ऊपर जाएगा वो हमको पता करने का था, एंड दैट वाज आई कैन से मैक्सिमम हाइट इज h is equal to u square upon 2g, therefore I can say maximum height is only and only depend upon my initial velocity, जितना मैं initial velocity दूंगा उसमें मेरी maximum height मिल जाएगी। और फिर उसके बाद था मेरा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लिख लो टैटू बना लो चलेगा, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर रेस टू 1, माइनस याद रखना है और आर रेस टू 1 याद रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी तक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो प्लीज प्रिपेयर, ओके। उसके बाद हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बहुत टाइप की होती है, बट हमने कौन सी कंसिडर की है, अगर मोशन करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो ही चीज़ है, सिंपल है ऐड करने का। और फिर हमारा एस्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आता और डेरिवेशन आता है, हम डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला मिला था, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद हमारा 8 पॉइंट था, दैट इज माई एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, या फिर हम उसको ग्रेविटी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 2g रूट ऑफ 2gr, दैट इज माई छोटा ग्रेविटी इंटू आर, है ना। अब ऐसे ही मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि आप एक और चीज़ याद रखना कि हमें एक चैप्टर 10 मिलेगा जिसमें हम क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब जो उस ऑर्बिट में घूमने के लिए लगती है, तो एस्केप वेलोसिटी मतलब जो इस ऑर्बिट से बाहर फेंकने को लग रही है। एस्केप करना ना तो ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, हेंस क्रिटिकल वेलोसिटी कितना कम होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। और अगर ग्रेविटी में बोला तो इट विल बी 2 छोटू जी इंटू आर, दैट इज ग्रेविटी इंटू आर, ओके ओके ओके। सो हियर वी हैव वाइंड अप द सेशन फॉर थियरी पार्ट। उसमें एक वेटलेस वाला टॉपिक भी था जिसमें यार सिर्फ फ्री फॉल वाली कंडीशन होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। सो हमें फर्स्ट पॉइंट दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मूला लिस्ट, तो हमें पता भी होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, याद रखना। अब उसके बाद हमारा आता है जो कुछ चीज़ें जो वैल्यूज़ हमें कांस्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप नोटबुक में भी लिखोगे तो आप पूरा लिखोगे, बट मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है जो आपको पढ़नी है फ्रॉम द पॉइंट नंबर 10, फ्रॉम द पॉइंट नंबर 9। मेन सेशन आपका न्यूमेरिकल का यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम पॉइंट नंबर 9 से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रख के हमें सॉल्व करना है प्लीज़, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, आपको लगेगा अरे क्या दे दिया सर, इतना बड़ा कुछ नहीं है ऐसा, छोटू न्यूमेरिकल्स है, फटाफट हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा आपको, और शायद 1-2 बार प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली लगेगी, 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 टाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस, ओके। आपने शायद पहले कभी सॉल्व नहीं किया ऐसा, इसके लिए मे बी, ठीक है। सो my 10th point is my I can say constant values. Constant value मतलब g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वन ब्रीथ में बोलना सीखना है आपको, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। फिर हमें और दिया है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना है, हमें दिया हो नहीं दिया हो, हमें यार याद रखना है कितना होता है। आई कैन से 6 into 10 raised to 24 kg। 6 तो याद रह जाएगा, आप कैसे भी याद रखते हो, 6 तो अर्थ का मास कितना है 6 kg, 6 तो याद रहेगा, 6 into 10 raised to 24 is the I can say टाइम पीरियड फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अरे अर्थ को घूमने को 24 घंटे लगते हैं, तो यार ये ऐसे छोटा सा याद रह जाएगा। तो 6 into 10 raised to 24 kg, प्रिसाइसली आप ऐसे याद रखो तो बेस्ट है। फिर रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, आई कैन से
मुझे याद है 6400 किलोमीटर, बट हम ऐसे याद रखते हैं क्या? नहीं, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओके ओके। उसके बाद हमारे कुछ तो डेरिवेशन है, मैंने आपको पूरे चैप्टर से इतने डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट डेरिवेशन इज आर केप्लास लॉ, उसमें ये टेक्सुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, एग्जाम में कब पक्का यही पूछेंगे, मतलब 99.9%। अब नहीं आया तो 0.1 में डाल देना। सो हम देख रहे हैं कैप्लास में हमें लॉस पूछते हैं वो लोग, एंड देन वी डिस्कस अबाउट देन वी हैव डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन। याद है F = mv²/r, फिर v को बोला था स्पीड है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, और फिर नीचे हमने टाइम से डिवाइड किया था, फिर सॉल्व किया, फिर केप्लर आता है, हेल्प करता है, और केप्लर के थर्ड लॉ से हम हेल्प लेकर हम प्रूव कर देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। वही बोला है मैं, केप्लर्स लॉ का डेरिवेशन या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन वाज छोटा सा डेरिवेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हम वहाँ पे फोर्स इक्वेट करते हैं, हमने पहले बचपन से पढ़ा है F = mg, और अभी पढ़ा है F = gmm/r², mm छू हो जाता है, दैट इज ग्रेविटी इज gm/r², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm/r²। एक बार देख लेना, याद आ जाएगा। अब उसके बाद थर्ड वाला था हमारा एस्केप वेलोसिटी का तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में देखा है तो हमको याद होगा। वो का टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, टोटल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट इज एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दोनों की एनर्जीज ऐड करने का इक्वेट करने का आंसर आ जाता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r², ग्रेविटी के टर्म में √2gr, है ना, ये सब चीज़ें। फॉर्मूला लिस्ट खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट, ऐसे न्यूमेरिकल के टाइप लिखे हुए मैंने आपको, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी दिख रहा है। अब उसमें टाइप ए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें मैंने लिखा ना TB F और G मतलब वो आपके टेक्स्ट बुक का F और G वाला क्वेश्चन है। फिर टाइप बी में हम रिलेशन देखेंगे, उसमें आपका टेक्स्ट बुक का B और C और SE मतलब सॉल्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। और थर्ड वाला है काइनेटिक इक्वेशन मतलब न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वाले हैं। और उसके बाद एसेंट और डिसेंट, जब हम आएगा तो हम देख लेंगे एसेंट डिसेंट क्या होता है, उसमें भी हमें वैल्यू दी हुई है, टेक्स्ट बुक का एक ही क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। ओके, सो टिल देन अब जस्ट एक बार इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको दे देता हूँ पूरा, सो दैट मैं PDF भी दे दूंगा, बट स्टिल तब तक आप देख लो एक बार। सो आई मस्ट थिंक कि आपने देख लिए होंगे न्यूमेरिकल, देख लिए होंगे सारे फॉर्मूला लिस्ट देखी होगी, पॉज देके देखा होगा ऑब्वियसली। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट, बट बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू द न्यूमेरिकल, मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका। मतलब आई कैन से द स्टेप्स टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, एनी प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स, साइंस, किधर का भी ले लो, आपको एक चीज़ बेसिकली पता होनी चाहिए, एक स्टेप्स। आप स्टेप्स को फॉलो करो, हर चीज़ का आंसर आएगा इन योर लाइफ टाइम। ओके, so I just write down here steps to solve numerical. Steps to solve, I can say any numerical. Okay, so here I have written step to solve any numerical. So in this, the first step, I can say my first step या फिर step 1, स्टेप 1 देखेंगे तो स्टेप 1 एकदम सिंपल रहेगा। जो हमें क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसमें से गिवन लिखना है। सो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर, या फिर ऐसे लिखो राइट गिवन, है ना, जो क्वेश्चन में दिया है सब लिख लो, बाद में देखते क्या करने का। इन माय ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, अब स्टेप 2 बताओ क्या करोगे, तुम बोलेगा सर सिंपल है 2 फाइंड, है ना, तो उसमें देखना है कि मुझे 2 फाइंड क्या है। ये तो हम सब करते हैं, है ना, ये तो हम सब कर ही लेते हैं। अब स्टेप 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैं छोटे से स्टार दे देता हूँ। ये स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मुझे अब थर्ड स्टेप में लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला सर, बट मुझे इससे पहले इससे क्या करना है कि पहले मुझे इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे, अभी टेक्स्ट बुक में अपने पास लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं, बट जैसे हम आगे के बढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे।
So we have to find the relation between this given and to find. Okay, so हम ऐसा अप्रोच रखेंगे. So will in step 3 we will go to the rough page and find the relation between my given and to find. Simple. क्या बोला? Go to rough page and find relation between किसके? Given and to find. है ना? तो ये क्या करेगा, आप रफ पेज पे जाओगे, रफ पेज पे आप सॉल्व करोगे, उसमें रिलेशन निकालोगे और फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा कैसे आ रहा है. बिकॉज अपन बहुत बार ऐसे करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फिर लगा उससे आंसर नहीं आ रहा, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, तीसरा आंसर लिखेंगे. सो इससे बेटर है कि हम पहले ही हम रफ कर ले और फिर हम आंसर निकालें. ओके, मतलब फॉर्मूला निकालें. ओके, और फिर तो सिंपल है यार. द स्टेप 4 विल बी आई हैव टू राइट द फॉर्मूला. जब इससे रिलेशन निकाल के फॉर्मूला मिलेगा वो हम स्टेप 4 में लिखेंगे. So I'll just write down here step 4. क्या रहेगा? I can say जो फॉर्मूला हमको मिला है यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्मूला, या फिर राइट फॉर्मूला, है ना, जो करेक्ट फॉर्मूला है, करेक्ट वाला, अगर रॉन्ग वाला नहीं लिखियो. और जितने भी फॉर्मूला रहेंगे सब लिखने हैं मेरे को, ठीक है. अगर 2 लगेंगे तो 2, 3 लगेंगे तो 3, 4 लगेंगे तो 4, बट ये स्टेप में आना चाहिए. फिर मेरा स्टेप 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सच में जो प्रूव करेंगे या फिर हम सोल्यूशन देंगे, जो हम साइंस में बोलते हैं. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर सोल्यूशन. सोल्यूशन लिखते हैं ऐसा, और सोल्यूशन में सबसे फेवरेट लाइन जो मेरी भी है और आपकी होनी चाहिए, दैट इज वी नो दैट. अब ये लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद इसके बाद वही फॉर्मूला वापस लिखने का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, मेहनत करने का और सॉल्व करने का. जस्ट राइट डाउन हियर गाइस, यहाँ पे वापस लिखा मैंने फॉर्मूला, सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, मेहनत किया, मेहनत बहुत मेहनत करता, मेहनत किया, मेहनत करने का, ट्राई करने का, सब करने का, और फिर आता है लास्ट में मेरा आंसर. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे आंसर के लिए मैं सेंटेंस लिखूंगा कुछ, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आंसर आ गया, उसको बॉक्स बनाने का और फिर नीचे आंसर लिखने का. अब आंसर लिखने के लिए मुझे सेंटेंस लिखना पड़ेगा. वो सेंटेंस कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आने का सेकेंड स्टेप में. सेकेंड स्टेप में हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमें पहले ही सेंटेंस पता हो कैसे लिखना है. ओके, सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, तो मैं लिखूंगा टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ. यहाँ पे लिखूंगा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ इज डैश, है ना. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बोला है फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, आई कैन से न्यूटन, है ना. तो मैं बोलूँ मुझे तो पहले ही पता चल गया सेकेंड स्टेप में ही कि मुझे आंसर किसके टर्म में आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोला है फाइंड द मास बोला है, तो मास तो केजी में होता है, वेट न्यूटन में रहेगा बट मास तो केजी में रहेगा. केजी लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लूँ ऐसे लिखूँ. अगर फोर्स पूछा तो डैश न्यूटन, फोर्स विल बी इज डैश, आप लिखोगे फोर्स इज डैश न्यूटन, और फिर इसको वापस एक मस्त में आप स्केल से मस्त एक बॉक्स बनाना, 2 लाइन, और ये हो गया चंगा सा आपका न्यूमेरिकल के स्टेप्स. अलग अलग टीचर अपने अलग अलग पैटर्न में बताते हैं, ये मैं फॉलो करता हूँ और मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और फॉलो करवाता भी हूँ. ओके, अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो यार वापस लिखूंगा 4 से 5 बार. ओके, सो आई जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ स्क्रीनशॉट, विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल.